अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज जो हमारा लेक्चर है वो टोटली एक क्लिनिकल के ऊपर है। बेसिकली एज यू ऑल नो दैट अगर हम लोग क्लिनिकल को कोरिलेट नहीं करेंगे फिजियोलॉजी से तो फिजियोलॉजी पढ़ने का एज सच इतना कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आज बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड एक हमारे पास क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में देखें, जो ECF है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है और ICF का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन ही है, और ना ही ICF का जो ऑस्मोलैलिटी है वो चेंज हुई है। मीन सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो एक पेशेंट है जिसका ECF कंपार्टमेंट का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, और ICF का जो वॉल्यूम है वो सेम ही है और दोनों की ऑस्मोलैलिटी भी सेम है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के पॉसिबल कॉजेज क्या हैं जिनकी वजह से ये चेंजिंग्स जो हैं वो हो रही हैं। अगर हम पॉसिबल कॉजेज की बात करें तो गाइस, इस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या कॉजेज थे, क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उसका ECF का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। याद रखिएगा, सिर्फ ECF का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मीन्स कि एक पेशेंट आया है, जब हम लोगों ने उसकी एग्जामिनेशन की है, जब उसके लैब टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर डायलेशन जो मेथड है उसके ज़रिए से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ऐसा हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया उसमें ECF का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। अब हमें ये बताना है कि इसके पॉसिबल जो कॉजेज हैं वो क्या हैं। तो गैस, इसके पॉसिबल कॉजेज ये हो सकते हैं कि इसमें या तो आइसोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब सिलाइन सॉल्यूशन की इन्फ्यूजन जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में हुई है, जिसकी वजह से बॉडी का जो ECF कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। नॉर्मली ECF का जो वॉल्यूम होता है एक 70 kg मैन में 42 लीटर के हिसाब से वो 14 लीटर होता है, अब वो इंक्रीज हो गया 14 लीटर से। तो इसका मेन पहला फैक्टर तो यही हो सकता है कि या तो उसमें आइसोटोनिक फ्लूइड की जो इन्फ्यूजन हुई है वो ज़्यादा हुई है। दूसरा फैक्टर हो सकता है ड्रिंकिंग ऑफ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ एन आइसोटोनिक फ्लूइड, या तो आइसोटोनिक फ्लूइड को जो है इसने हाईएस्ट अमाउंट में उसकी ड्रिंकिंग की है, दूसरा मेन फैक्टर कॉज ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है इन्फ्यूजन ऑफ एन आइसोटोनिक कोलाइड मीन्स डेक्सट्रेंस, मतलब या तो थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से उससे पॉलीसैकेराइड की जो इन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सो गाइज, ये हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस पेशेंट का जो है ECF का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है। अब उसका ECF का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इंक्रीज हो चुका है। अब हम इसकी पैथोलॉजी बताएंगे कि इसमें पैथोलॉजी जो है वो चेंजेस क्या है। तो गाइस, इसकी पैथोलॉजी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें पैथोलॉजिकली, तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि जब एक्सेस अमाउंट में जो है सिक्रीशन हुई है एल्डोस्टेरॉन की। एज वी ऑल नो दैट कि जब हम एल्डोस्टेरॉन को पढ़ते हैं तो किडनी में एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम की रिटेंशन करवाता है नॉर्मली लेवल के ऊपर। यूरिन की जब फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो एल्डोस्टेरॉन जो है हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम की। सो यहाँ पे ये लिखा भी है कि एल्डोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन दैट कॉज द सोडियम रिटेंशन बाय द किडनी, के सोडियम को रिटेन करवाता है नॉर्मली फैक्टर्स ने, रेगुलेटरी प्रोसेस करता है सोडियम का जो है। जब हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जब यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब एक हमारी बॉडी को या तो डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो अपने बॉडी कंपार्टमेंट्स को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या तो उसे जो है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर उसे डाइल्यूटेड यूरिन, तो उस वक्त एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम की रिटेंशन का काम करता है। सो इसका पैथोलॉजिकल इफेक्ट ये हो सकता है कि एल्डोस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास ECF का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं एट फर्स्ट ग्लैंस वन वुड प्रेडिक्ट एक्सेस सोडियम रिटेंशन बाय द एल्डोस्टेरॉन वुड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। वही बात कर रहा है कि क्या हुआ, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में इंक्रीज हो गई है। अब आप यही कहेंगे कि यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन सवाल में तो सिर्फ हमारे पास क्या है कि पेशेंट जो है सवाल में जो गिवन है उसमें ये क्या है, पेशेंट का एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ऑस्मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आगे से इस तरीके से क्लियर करते हैं, दिस इज रियली द case because water flows sodium even though the
the total body mass of sodium increases, its concentration does not. गाइज इसमें ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों हम यहाँ पे बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ ECF का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है, हालांकि सोडियम भी हाई लेवल में जो है उसकी रिटेंशन हुई है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन हुई है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों इसने ये लाइन यूज किया कि इवन दो द टोटल बॉडी मास ऑफ सोडियम इंक्रीजेज इट्स कंसंट्रेशन डजंट? गाइज पहले भी हम बता चुके हैं पॉसिबल कॉजेज के अंदर कि वो आइसोटोनिक फ्लूइड की इन्फ्यूजन कर रहा है, मीन्स के वो आइसोटोनिक फ्लूइड किस तरीके से बन रहा है। अब एल्डोस्टेरॉन अगर हाईएस्ट अमाउंट में जो है वो सिक्रीट हो रहा है तो सोडियम ज्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और आप लोगों को पता है जब भी हम रीनल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि सोडियम जहां भी जाएगा पानी उससे फॉलो करेगा, वाटर से फॉलो करेगा। इट्स मीन अगर यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन ज्यादा होगी है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। अब सोडियम अगर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर की रिटेंशन भी तो वाटर भी ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। अब जिस अमाउंट में सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा उसी अमाउंट में वाटर, तो दोनों डाइल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन आइसोटोनिक हो जाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास सलाइन होगा वो आइसोटोनिक, बार बार वो उसकी बात कर रहा है। जब हम लोगों ने 3 फैक्टर्स पढ़े तो उसमें कह रहे हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड की इन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, आइसोटोनिक कोलाइड की इन्फ्यूजन हो रही है, मीन्स के इक्वल अमाउंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेजर रोल हम लोग फैक्टर क्या होगा हमारे पास? वाटर। अब हम लोग जरा सवाल की तरफ चलते हैं कि मेनली ये हमारे पास सिनेरियो था क्या। अब क्या है कि पेशेंट शोज इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम विथ नो चेंज इन ऑस्मोलैलिटी और इंट्रासेलुलर वॉल्यूम, मतलब वही कि पेशेंट जो है इंक्रीज कर रहा है एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम में, उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है विथ नो चेंज इन ऑस्मोलैलिटी और इंट्रासेलुलर वॉल्यूम, मतलब इंट्रासेलुलर वॉल्यूम और उसकी ऑस्मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंस एक्स्ट्रासेलुलर ऑस्मोलैलिटी डिड नॉट चेंज, और इसकी वजह से ऑस्मोलैलिटी जो है एक्स्ट्रासेलुलर की भी वो चेंज नहीं हो रही। देन इंट्रासेलुलर वॉल्यूम इज अनअफेक्टेड, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर की ऑस्मोलैलिटी चेंज नहीं हो रही तो इस वजह से वो ICF की ऑस्मोलैलिटी भी चेंज नहीं करा, क्योंकि अगर ECF की ऑस्मोलैलिटी चेंज होती तो वाटर ECF से ICF की तरफ मूव करता, लेकिन सिर्फ क्योंकि सोडियम भी हाईएस्ट अमाउंट में है, वाटर भी अमाउंट में है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड की हुई है, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो तो परमिएबल है ही नहीं सेल मेम्ब्रेन से, तो इस वजह से वो मूव नहीं करा और कोई चेंजेस नहीं आ रही उसमें, और ना ही वाटर की मूवमेंट हो रही है। दिस रिप्रेजेंट अ नेट गेन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इक्वल इंक्रीज फ्लूइड एंड ऑस्मोल्स। इसका मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है, आइसोटोनिक जो फ्लूइड है उसका गेन हो रहा है, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी है और ऑस्मोल्स भी है। पॉसिबल कॉजेज आर आइसोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूजन, सेलाइन। पॉसिबल कॉजेज में क्या है? वही आइसोटोनिक फ्लूइड की इन्फ्यूजन हो रही है, ड्रिंकिंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में हमारे पास आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज किया जा रहा है, ड्रिंक किया जा रहा है, इसकी ये भी एक पॉसिबल कॉज है। और इन्फ्यूजन ऑफ द सेलाइन और इन्फ्यूजन ऑफ द आइसोटोनिक कोलाइड्स, आइसोटोनिक कोलाइड्स की इन्फ्यूजन हो रही है हाईएस्ट अमाउंट में। और पैथोलॉजी क्या हो सकती है? पैथोलॉजिकली दिस कुड बी द रिजल्ट ऑफ एक्सेस एल्डोस्टेरॉन, वही कि एल्डोस्टेरॉन जो है उसकी सिक्रीशन हाईएस्ट अमाउंट में होगी। एल्डोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन दैट कॉज सोडियम रिटेंशन बाय द किडनी। एल्डोस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो कि सोडियम की रिटेंशन करवाता है किडनी के जरिए। एट फर्स्ट ग्लैंस वन वुड प्रिडिक्ट एक्सेस सोडियम रिटेंशन बाय द एल्डोस्टेरॉन वुड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, वही इंक्रीज करवा देगा सोडियम की रिटेंशन एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। However, this is really the case because water follows sodium। तो मतलब वही बात कि अब सोडियम ज्यादा हो रहा है एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, तो इसका मतलब वाटर भी वहां पे उसे फॉलो करेगा और उसकी भी वो भी उसके अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। एंड इवन थो द टोटल बॉडी मास ऑफ सोडियम इंक्रीजेज इस कंसंट्रेशन डजंट, और इसी वजह से उसके मास तो सोडियम का इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे वाटर आके बैलेंस कर रहा है। सो गाइस, आई होप ये क्लिनिकल आपको समझ आया होगा इजीली। अब आप ऐसा अगर कोई भी क्लिनिकल हो सकता है तो आप इजीली उस क्लिनिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और अब इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ क्लिनिकल शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये सारे जो क्लिनिकल्स हैं वो समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।